दीपू चंद्र दास लगातार पुलिस से भीख मांगता रहा, मैं निर्दोष हूँ, अपने भाई को भी कॉल करता रहा कि मुझे बचा लो। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो दीपू चंद्र दास को मारने के लिए एकदम उतावले थे। देखिए, दीपू चंद्र दास बांग्लादेश में एक फैक्ट्री में काम करता था। पहले तो उस फैक्ट्री का जो ओनर था उसने उसको भीड़ के हवाले कर दिया। वहाँ पर उन्हें बहुत मारा गया, इतना मारा गया। उसके बाद पुलिस आई और ये एक उम्मीद जागी दीपू चंद्र दास को कि अब पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी और कोर्ट में केस चलेगा और शायद वो बच जाए। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उल्टा दीपू चंद्र दास को पब्लिक के हवाले कर दिया। जो वहाँ पर क्राउड था, जो भी बहुत गुस्से में था, जो उसको ऑलरेडी मार रहा था, उनके हवाले कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, उन लोगों ने उसे इतना मारा कि वो मर गया और आखिर में उनके सारे कपड़े उतार कर उन्हें चौराहे पर जला दिया गया। देखिए, सोच कर ही कितना खौफनाक मंजर लग रहा है। वहाँ पर इतने सारे लोग थे, कोई भी दीपू चंद्र दास के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ के ओनर ने भी उसे भीड़ के हवाले कर दिया। दीपू चंद्र दास का कसूर क्या था? बताया जा रहा है कि वो ब्लास्फेमी में इन्वॉल्व था। अगर आपको पता नहीं तो ब्लास्फेमी होता है किसी भी देवी देवताओं का अपमान करना। अभी तक ऐसा कंफर्म तो नहीं हुआ। अगर माना भी गया कि वो ब्लास्फेमी में इन्वॉल्व थे तो एक लीगल प्रोसीजर क्या होता है, पुलिस अरेस्ट करती, कस्टडी में लेती, कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता और कोर्ट जो भी सज़ा सुनाती उसके बाद जो भी होता। लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो गई, उसे इतना मारा गया और आखिर में जला दिया गया चौराहे के ऊपर ही। सोच सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। बीते समय में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट सामने आए जिसमें हिंदुओं का अत्याचार किया जा रहा है, बांग्लादेश में उत्पीड़न किया जा रहा है। देखिए, अगर हमारे देश में ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है तो एक लीगल प्रोसीजर होता है। कहीं पर भी आप जाओगे एक लीगल प्रोसीजर होता है, पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को लिया जाता है ताकि क्राउड से बचाया जाए, ताकि जो लोग गुस्से में उनसे बचाया जाए और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कम से कम उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का एक मौका तो मिले। लेकिन यहाँ पर दीपू चंद्र दास को सबके सामने चौराहे पर जला दिया गया। आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसको भारत द्वारा आज़ाद किया गया, भारत के लोगों ने अपना खून बहाया। 1971 की लड़ाई में कितने भारतीय सैनिक शहीद हुए बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए, और आज क्या हालत है बांग्लादेश में हिंदुओं की। हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको घर से भगाया जा रहा है। आप सोचिए, आज बांग्लादेश भारत को ही टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, भारत को धमकी दे रहा है कि वो चिकन स्नैक को अलग कर देगा भारत से और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेगा। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। वैसे तो अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, क्योंकि शेख हसीना की भारत सरकार के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उसके बाद से हिंदुओं के साथ काफ़ी अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और एंटी इंडियन एजेंडा बांग्लादेश के अंदर चल पड़ा है। अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 1971 में जब बांग्लादेश की नींव रखी गई थी उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो 13.5 थी टोटल पॉपुलेशन में। लेकिन आज अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर 8% हिंदू रह गए हैं। देखिए, इतना जल्दी ये नंबर्स गिरते जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के। और वहीं पाकिस्तान का तो आप सभी को पता ही है। पाकिस्तान के अंदर जब 1948 या 1951 में भी अगर देखा जाए तो 48 के बाद काफ़ी हिंदू भारत में भी आए, लेकिन 1951 में देखा जाए तो पाकिस्तान में 12% हिंदू पॉपुलेशन थी। ऑल ओवर द पॉपुलेशन का 12% हिस्सा हिंदू थे। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू रह गए हैं। उनके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो आप इंटरनेट पे देखते ही है। आए दिन वहाँ पर जबरन कन्वर्जन किया जा रहा है इस्लाम में हिंदुओं का पाकिस्तान के अंदर। और अब यही ट्रेंड बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गया है। हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और अब तो ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उनको सरेआम चौराहे पर जला दिया जा रहा है। हम बांग्लादेश की क्या बात करें, हमारे अपने देश में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है। 2025 में ही जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ था संसद के अंदर, उस समय वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा राइट्स हुए थे, जिसमें लगातार हिंदुओं के जो परिवार है उनको थ्रेटन किया गया और लूटपाट की गई। जितने भी हिंदू लोगों की वहाँ पर शॉप्स थी उन्हें लूटा गया, जो भी वहाँ पर राशन था या स्टोर चीज़ें थी उन्हें लूट लिया गया और उनको तोड़फोड़ कर दिया गया। यहाँ तक कि अपने परिवार के सामने ही एक पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई उनके परिवार के सामने, और उन्हें थ्रेटन किया गया कि इस जगह को छोड़कर चले जाए। अगर वहाँ पर देखेंगे आप, सामने हिंदू और मुस्लिम के घर थे, लेकिन मुस्लिम के घर को कोई खरोंच तक नहीं आई। जो भी हिंदू फैमिलीज वहाँ रहती थी उनको इतना ज़्यादा उत्पीड़न किया गया कि पलायन करने को तैयार हो गए। मुर्शिदाबाद से सीधा मालदा रिफ्यूजी कैंप्स में रहने लग गए, जो एक स्कूल में रिफ्यूज कैंप था वहाँ पर रहने लग गए। आप सोच सकती है हमारे अपने देश में वहाँ के लोगों का ये कहना था कि हमें अपने स्टेट की मशीनरी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, हमें प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए। और उनका ये कहना था कि बीएसएफ की छावनियाँ यहाँ पर लगाई जाए ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। लगातार उनके घरों को तोड़ा गया, कई सारे लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा में रिफ्यूज कैंप में रहने लगे। 1951 में वेस्ट बंगाल के अंदर 19% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन आज की डेट में 29% मुस्लिम्स है वेस्ट बंगाल के अंदर। और इसमें भी मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ और साउथ 24 परगना, 3 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है।
और ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं। अब यहाँ पर इनिशियली क्या हुआ कि जो भी बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आए इलीगली, वो मुर्शिदाबाद, मालदा यहाँ पर छावनियों में या फिर टेंट्स में रहने लग गए और धीरे धीरे उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। अब वहाँ पर इतने ज़्यादा उनका फर्टिलिटी रेट है मुस्लिम्स का, वो बहुत ज़्यादा हो गए नंबर्स में। अब यहाँ पर ये है कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 67% या 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। मुर्शिदाबाद और मालदा जो एरिया है ये बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है बांग्लादेश का। वहाँ पर मुस्लिम्स पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, इसीलिए वहाँ पर जैसे ही मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में आई, वहाँ पर हिंदुओं को पलायन शुरू हो गया और जो नहीं हो पाए उन्हें फोर्सफुली किया गया। अब जो लोग वहाँ से अपना घर छोड़कर आ गए हैं उनके बारे में अभी तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ वापस गए भी या नहीं। अब देखिए, जो एक बार अपना घर छोड़कर आ गया उनका तो ये कहना था कि हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, घरों में आग लगा दी गई, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब वो वहाँ से आ गए, वापस गए या नहीं, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। और हैरानी की बात तो है कि मुर्शिदाबाद में इतने बड़े राइट्स हुए लेकिन किसी को पता भी नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं कि मुर्शिदाबाद में ऐसा भी कुछ हुआ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही तंत्र चल रहा है। कई सारे लोग वहाँ पर अगर रिपोर्टिंग करने भी जाते तो उन्हें अलाउ ही नहीं किया जाता है कि आप ये सब दिखाए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप क्या कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। लोगों का ये कहना है कि हमें BSF की छावनियाँ वहाँ पर बिठा दी जाए ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। देखिए, बांग्लादेश से तो आप लॉयल्टी की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं इंडिया से हूँ। अगर आपको मौका मिले इंडिया या पाकिस्तान, तो किसके साथ जाना चाहोगे? पाकिस्तान जाना चाहोगे? पाकिस्तान के हालात आपसे ज़्यादा बुरे हैं, इंडिया के साथ नहीं जाओगे, क्यों? बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर है शेख मुजीबुर रहमान, उनका स्टैचू बनाया गया था बांग्लादेश के अंदर, और शेख हसीना की सरकार गिरते ही वहाँ पे जो मुजीबुर रहमान का स्टैचू था उसे भी तोड़ दिया गया। ये बताया जा रहा है कि मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को लूटा है, ये कहना है बांग्लादेश की जनता का। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पूरे परिवार को मार दिया गया, जिसने इतना उत्पीड़न सहा बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए और कई साल तक जेल में भी रहे, और उनके स्टैचू को भी तोड़ दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से एकदम तख्ता पलट हो चुका है, इस्लामिस्ट जिस तरीके से कट्टरपंथी उनकी विचारधारा बन चुकी है, वो भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है बात, लेकिन अगर इस दुनिया में कुछ भी चीज़ पैसों से बढ़कर है तो वो रिलीजन है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन ये ही सच्चाई है। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में कितना ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे जाते हैं अफ्रीका के गरीब से गरीब देशों के पास, ताकि जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। दुनिया में ऐसे अमीर अमीर देश है जिनके पास सब कुछ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ केयर सिस्टम है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फूड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपना पैसा, अथाह पैसा बाहर है ऐसे देशों में जो गरीब है, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, जिनके पास कोई रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि क्रिश्चियनिटी की जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर उमर जैसे लोग, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की डॉक्टर होकर, वो इस तरीके से जान दे रहे धर्म के नाम पर अपनी। क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए क्यों इतने क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में एक्टिव है, लगातार लोगों को कई नए नए तरीक़ों से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दुनिया में अगर पैसों से बढ़कर कुछ चीज़ है तो वो शायद रिलीजन ही है। और बांग्लादेश के अंदर भी जिस प्रकार से भारत के खिलाफ बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से वहाँ के लीडर्स ओपनली थ्रेट कर रहे हैं कि हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन स्नैक को काट देंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट पर उनका कब्जा हो सके। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की कंडीशंस है वो और ज़्यादा वर्स होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम कट्टरपंथी इस्लामिस्ट लहर चल रही है।